साल 1965 जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ऐसा खतरनाक प्लान बना रहा था जिससे पूरे देश को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन दुश्मन की जमीन पर भारत का एक ऐसा जासूस मौजूद था जिसकी असली पहचान खुद उसके दुश्मनों को तो छोड़िए, कई बार उसके अपने लोग भी नहीं जानते थे। हर पल उसके सिर पर मौत मंडरा रही थी, क्योंकि अगर एक भी गलती होती तो उसका मिशन ही नहीं, उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती थी। लेकिन इस जासूस ने अकेले पाकिस्तान के सबसे बड़े राज का पता लगाया और भारत को एक भयानक हमले से बचा लिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी पूरी साजिश को नाकाम कर दिया? जानिए भारत के उस जांबाज जासूस की कहानी जिसकी पहचान इतिहास के पन्नों में कहीं छुप गई। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की बर्फीली वादियों से होती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और पेड़ों के जोर जोर से हिलने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूकंप आया हो, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह आवाज दुश्मन के टैंकों की है। तारीख होती है 7 जनवरी 1965। कुछ लोग अपने खुदा को याद करते हुए अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगते हैं और फिर नदी के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उनमें से 2 लोग एक सुनसान घर में खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां भारतीय सेना पहुंच जाती है। बिना समय गंवाए जवान फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें एक घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो जाता है। वहीं दूसरा आदमी तुरंत अपने हाथ ऊपर कर देता है और घबरा कर कहता है, मैं आपका ही आदमी हूँ। उसकी यह बात सुनकर भारतीय सैनिक उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। पूछताछ के दौरान वो अपनी पहचान धर्मवीर किशोरी मल आनंद यानी देवानंद के नाम से बताता है। ये नाम सुनते ही जवानों को शक होता है। वे तुरंत दिल्ली संपर्क करने का फैसला करते हैं ताकि उसकी पहचान की पुष्टि की जा सके, लेकिन वहां मौजूद सूबेदार उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वह गुस्से में कहता है, ये झूठ बोल रहा है, पहले इसका पूरा रिकॉर्ड चेक करो। कुछ देर बाद दिल्ली से जवाब आता है, हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। इतना सुनते ही सूबेदार का शक यकीन में बदल जाता है। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह शख्स बिना डरे सिर्फ इतना कहता है, जो समझना है वो समझ लो। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई देता है और यहीं से कहानी अतीत की ओर मुड़ जाती है। वह अपने 8 महीने पुराने सफर को याद करने लगता है। 8 महीने पहले पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी की नजर एक साधारण से फल बेचने वाले पर पड़ती है। पहली नजर में वह आम इंसान लगता है, लेकिन उसकी हरकतें अधिकारी को संदिग्ध लगती हैं। जांच शुरू होती है और जल्द ही एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको चौंका देता है। पता चलता है कि वह कोई मामूली फल वाला नहीं, बल्कि भारत का एक गुप्त जासूस है। सच सामने आते ही पाकिस्तानी अधिकारी उसे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करते और बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद कहानी दिल्ली पहुंचती है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी की एक बेहद गोपनीय मीटिंग चल रही होती है। चर्चा का विषय सिर्फ एक होता है, ऐसा कौन सा एजेंट है जिसे पाकिस्तान भेजा जा सके और जो इस नामुमकिन मिशन को सफल बना सके। तभी मुफ्ती सर आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, मेरे पास एक ऐसा एजेंट है जो इस काम के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। इसी के साथ हमारी कहानी के मेन हीरो की एंट्री होती है। वह जल्दबाजी में अपना स्कूटर चलाते हुए गलती से मुफ्ती सर की गाड़ी के पीछे टक्कर मार देता है। पहले तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब वह बताता है कि उसे एक जरूरी इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, तो मुफ्ती सर उसकी घबराहट समझ जाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में पता चलता है कि इस युवक का नाम कामरान शर्मा है। बाद में उसी मीटिंग में मुफ्ती सर सभी अधिकारियों के सामने कामरान का नाम इस मिशन के लिए सुझाते हैं। वो बताते हैं कि कामरान लोगों का भरोसा जीतने और उन्हें बिना शक पैदा किए अपने जाल में फंसाने में माहिर है। यही वजह है कि इस खतरनाक मिशन के लिए उससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। इसके बाद अधिकारी और मुफ्ती सर मिलकर एक नई पहचान तैयार करते हैं। अब कामरान शर्मा को हरफून बुखारी के नाम से पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई जाती है। यही नई पहचान उसके मिशन की सबसे बड़ी ढाल बनने वाली होती है। कुछ समय बाद कामरान यानी हरफून बुखारी वाघा बॉर्डर पहुंचता है। पूछताछ के दौरान वह अधिकारियों को बताता है कि उसे लाहौर में अपने चाचा के घर जाना है। उसके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं और आखिरकार उसे पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान की सीमा के अंदर कदम रखता है, एक पाकिस्तानी सैनिक उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह हरफून के साथ मारपीट तक करने लगता है। तभी अचानक एक शख्स वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। देखने में वह एक आम इंसान लगता है, लेकिन असलियत में वह भी भारत का एक गुप्त एजेंट होता है जो पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद है। इसके बाद हरफून अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचता है और परिवार के सभी लोगों से घुलने मिलने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी पुलिस वहां पहुंचती है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। लंबी पूछताछ के बाद जब पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तो वे उसे वापस उसी घर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हरफून उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। अपनी पहचान मजबूत करने के लिए वह एक कार शोरूम में नौकरी की तलाश करता है। अपनी तेज बुद्धि, आत्मविश्वास और बात करने के अंदाज से वह मालिक को प्रभावित कर देता है और आसानी से नौकरी हासिल कर लेता है। कुछ दिन बीतने के बाद हरफून शोरूम के मालिक से कहता है कि उसके पास ऐसा तरीका है जिससे बहुत कम समय में ढेर सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। जब मालिक उत्सुक होकर उसके प्लान के बारे में पूछता है, तो हरफून उसे ड्रग्स के धंधे का आइडिया देता है। यहीं से उसकी असली चाल शुरू होती है, क्योंकि अब वह दुश्मन के नेटवर्क के और भी करीब पहुंचने वाला है। इसके बाद हरफून और कार डीलर मिलकर ब्रिगेडियर हबीब से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। वहां हरफून उसे ड्रग्स के बिजनेस के बारे में बताता है और समझाता है कि इससे बहुत बड़ा
बड़ा फायदा कमाया जा सकता है। ब्रिगेडियर हबीब उसकी बात सुनता है और भरोसा करने से पहले उससे कॉल करने के लिए कहता है। हरफून कॉल करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कॉल पहले बारामूला में लगता है और फिर अचानक दिल्ली से जुड़ जाता है। ये देखकर ब्रिगेडियर को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह गुस्से में हरफून को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हरफून दोबारा कॉल करने की बात कहता है। जब वह दोबारा कॉल करता है तो इस बार कॉल सही जगह यानी बारामूला में लगता है। इससे ब्रिगेडियर का शक दूर हो जाता है और वह हरफून को छोड़ देता है। इसके बाद पाकिस्तान में ISI की एक गुप्त मीटिंग होती है, जिसमें अधिकारी साफ कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य कश्मीर को हासिल करना है और इस मिशन से जुड़ी हर जानकारी ISI तक पहुंचनी चाहिए। इसी बीच ISI के कुछ अधिकारी हरफून को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। उससे सवाल किया जाता है कि वह कौन है और पाकिस्तान क्यों आया है। हरफून अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि वह हरफून बुखारी है। ISI उसकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका चाचा वहां पहुंच जाता है और उसे अपना रिश्तेदार बताकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ भारत में मुफ्ती सर अपने सीनियर अधिकारी से बात करते हैं। वह बताते हैं कि पाकिस्तान में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि इसी बहाने हरफून दुश्मन के अंदर तक पहुंच पाएगा और उसकी पहचान सुरक्षित रहेगी। इसके बाद हरफून अपने साथियों के साथ ड्रग्स के काम के लिए भारत के रास्ते कश्मीर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात महबूब मियां से होती है। उधर ब्रिगेडियर हबीब ड्रग्स के कारोबार से होने वाले फायदे से बेहद खुश होता है और अपने घर में एक शानदार जश्न रखता है। इसी दौरान हरफून की मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन हरफून का असली मकसद कुछ और होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह ब्रिगेडियर की बातचीत को एक गुप्त तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ समय बाद पाकिस्तान की सेना गुजरात पर हमला कर देती है। हालात बदल जाते हैं और तभी हरफून को एक कॉल आता है, जिसमें उसे कहा जाता है कि अगर वो मिशन जारी नहीं रखना चाहता तो वापस लौट सकता है। लेकिन हरफून पीछे हटने के बजाय अपने मिशन के अगले कदम की तरफ बढ़ता है। अब उसका निशाना होता है पाकिस्तान के एक बड़े जनरल की पत्नी। वह उसकी जासूसी शुरू कर देता है और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। हरफून अपनी बातों और अंदाज से जनरल की पत्नी को अपने भरोसे में ले लेता है। कुछ देर बाद जनरल खुद वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ भारत में पुलिस को खबर मिलती है कि पाकिस्तान से कुछ हथियार लाकर उत्तर भारत में छिपाए गए हैं। जब पुलिस उस जगह पहुंचती है तो वहां मौजूद व्यक्ति मृत मिलता है, जिससे मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब हरफून दोबारा जनरल की पत्नी के करीब जाता है। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। धीरे धीरे वह जनरल के घर की अंदरूनी जानकारी हासिल करने लगता है। इसी बीच जनरल ब्रिगेडियर हबीब को बुलाकर कहता है कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करना होगा। हरफून को इस आने वाले खतरे की भनक पहले ही लग जाती है। वहीं ISI का एक अधिकारी उस लड़की से कहता है कि अगर उसे हरफून बुखारी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत उसे बताए। इसके बाद जनरल एक बड़े ऑपरेशन की चर्चा करता है। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और गुस्से में उससे बहस करने लगती है। इसी दौरान हरफून छिपकर उनकी बातचीत सुन लेता है और उसे पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। जब हरफून और हबीब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक जनरल वहां पहुंच जाता है। जनरल फैसला करता है कि कश्मीर के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया जाएगा। ये सुनकर हरफून तुरंत अपने तरीके से मुफ्ती सर तक खबर पहुंचाता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। इसके बाद पाकिस्तान में जनरल और ISI के अधिकारी बैठकर चर्चा करते हैं कि भारत में कैसे घुसपैठ की जाएगी और हमला किस तरह किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी ISI को दी जाती है। जानकारी हासिल करने के लिए हरफून जनरल के घर में चोरी छिपे घुस जाता है, लेकिन तभी जनरल की पत्नी उसे देख लेती है। हरफून किसी तरह उसे काबू में करता है और वहां से भाग निकलता है। जब ये बात जनरल को पता चलती है तो वह गुस्से में कहता है कि यह राज और इसकी लाश दोनों यहीं दफन होने चाहिए। वह साफ आदेश देता है कि इस मामले में जो भी शामिल है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। भारत में कमल सर नाम का एक अधिकारी इस बीच पता लगा लेता है कि किसी ने देश से गद्दारी की है और वह पुलिस के अंदर ही मौजूद है। वह उस गद्दार को पकड़ लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद हरफून को पाकिस्तानी फौज अपने साथ ले जाती है। वहां हबीब उसे बताता है कि उसे एक खास मिशन पर भेजा जा रहा है। ये सुनकर हरफून भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वह दुश्मन के सबसे बड़े प्लान के और करीब पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी उसका साथी पकड़ा जाता है और ISI उससे बेरहमी से पूछताछ करती है। अब कहानी वापस वर्तमान समय में लौट आती है। सूबेदार हरफून को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। सूबेदार हरफून से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए और खुद दुश्मनों का सामना करता है। हरफून वहाँ से निकलकर महबूब मियाँ के घर पहुँचता है और वहाँ से एक कॉल सेंटर के जरिए दिल्ली संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही आतंकी वहाँ पहुँच जाता है जो हरफून को ढूंढ रहा था। हरफून उसे देखकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद मुफ्ती सर उसी कॉल सेंटर पर पहुँचते हैं। उन्हें पता चलता है कि हरफून वहाँ आया था और एक आतंकी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। आखिरकार हरफून मुफ्ती सर तक पहुँच जाता है और उन्हें एक पेन ड्राइव सौंप देता है, जिसमें मिशन से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होती है। लेकिन तभी ISI का आतंकी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। इस हमले में मुफ्ती सर को गोली लग जाती है। दोनों किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं और इलाज के लिए एक घर में शरण लेते हैं, लेकिन दुश्मन उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। जब आतंकी मुफ्ती सर को मारने वाला होता है, तभी हरफून बीच में आ जाता है और अपने साहस से उस आतंकी को खत्म कर देता है। अब मिशन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि हरफून के पास दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश का राज होता है। इसके बाद कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है।
पहुंचती है। पाकिस्तान का जनरल भारत पर हमला करने की पूरी तैयारी में बैठा होता है, लेकिन हर फोन अपनी जासूसी से दुश्मन की इस साजिश का पता लगा लेता है और यह जानकारी भारतीय एजेंसी तक पहुंचा देता है। जैसे ही यह खबर भारत पहुंचती है, अधिकारियों को साफ समझ आ जाता है कि पाकिस्तान की पूरी योजना सिर्फ एक मकसद के लिए है, कश्मीर को लेकर एक बड़ा हमला करना। इसके बाद भारत में एक आपात बैठक बुलाई जाती है। सभी बड़े अधिकारी इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हैं। बैठक में साफ शब्दों में कहा जाता है, अगर पाकिस्तान ने हमला किया है तो उसे इसका जवाब भी उसी ताकत से दिया जाएगा। और फिर शुरू होता है दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध। भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है और पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब देती है। भारत की रणनीति और बहादुरी के सामने पाकिस्तान की सेना कमजोर पड़ने लगती है। आखिरकार पाकिस्तान को इस युद्ध में भारी हार का सामना करना पड़ता है और भारत दुश्मन की कई योजनाओं को नाकाम कर देता है। कुछ समय बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को इस हार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 6 महीने बाद कहानी फिर हरफून के पास लौटती है। अब सामने आता है कि हरफून का असली नाम कामरान शर्मा है। वह मुक्तिसर को बताता है कि इस पूरे मिशन के दौरान उसने जो कुछ भी किया, उसी वजह से भारत को पाकिस्तान की असली साजिश और उसके प्लान की जानकारी मिल पाई। कामरान की बहादुरी और बलिदान को देखकर मुक्तिसर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है। इसके बाद तारीख आती है 15 जुलाई 1968। भारत में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होती है, जहां देश की सुरक्षा के लिए एक नई खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला लिया जाता है। इस नई एजेंसी का नाम रखा जाता है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसी के साथ भारत की बाहरी खुफिया ताकत को एक नई पहचान मिलती है। लेकिन कामरान शर्मा के लिए यह अंत नहीं होता। एक सच्चे जासूस की तरह वह अपने अगले मिशन के लिए फिर निकल पड़ता है, उसी रास्ते पर जहां से उसकी एक नई कहानी शुरू होने वाली होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस जांबाज जासूस की, जिसने दुश्मन के बीच रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर देश को एक बड़े खतरे से बचाया। ऐसे गुमनाम हीरो की वजह से ही देश सुरक्षित रहता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।